नेक्स्ट हमें पढ़ना है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड वन पेयर में प्रेजेंट होगा। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड या फिर एपोक्राइन ग्लैंड है। ये हर मैमल में प्रेजेंट होगा। मैमल का हर फीमेल में प्रेजेंट होगा बिना कोई एक्सेप्शन का। ये कंसिस्ट करता है ग्लैंडुलर टिश्यू और इसमें बहुत सारा फैट होगा। देखो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो डिवाइड होगा 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। नेक्स्ट अगर हम मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स है। ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स में। देखो ये है हमारा मेमोरी लोब्यूल्स। मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होगा एल्वियोली, मेमोरी एल्वियोलस। मिल्क जो है इसका लूमेन में कैविटी में स्टोर होगा। ये एल्वियोली खुलेगा मेमोरी टिब्यूल्स में और मेमोरी टिब्यूल्स आपस में ज्वाइन करके एक नया डक्ट बनाएगा। इसको हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। ये मेमोरी डक्ट आगे जाके खुलेगा एम्पुला में। एम्पुला क्या एक वाइडर रीजन है और ये एम्पुला आगे जाके खुल जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क क्या होता है, सक आउट होता है। इसके बाद ये सामने वाला पोर्शन को हम निप्पल बोलते हैं। इसके नीचे एरियोला प्रेजेंट होता है। एरियोला क्या है, डार्क कलर्ड स्किन अराउंड निप्पल। डार्क कलर का स्किन होता है निप्पल के अराउंड। नेक्स्ट देखो ये हो गया हमारा फैट। इसके बाद इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल और ये रिब्स है बिटवीन मसल। इसके बाद देखो मिल्क का फॉर्मेशन में एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन जो मिल्क का फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन मदद करता है। अगर हम मिल्क का पाथवे देखें तो ये देखो एल्वियोलस का लूमेन में स्टोर था। वहां से ये गया मेमोरी टिब्यूल्स में। टिब्यूल से जाता है मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट से जाता है एम्पुला में और एम्पुला से जाता है लैक्टिफेरस डक्ट में और वहां से वो क्या हो जाता है, सक आउट हो जाता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बेसिकली क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट बनने का जो प्रोसेस है उसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मेल में स्पर्म बनता है, प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में सेकेंडरी oocyte बनता है, प्रोसेस को हम बोलेंगे oogenesis। वन बाय वन हमें दोनों को पढ़ना है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनने का प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पुबर्टी के बाद होता है। बेसिकली होता क्या है, हमारा जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है इसमें स्पर्मेटोगोनिया रहता है। स्पर्मेटोगोनिया कौन है, स्पर्म मदर सेल। आपको बताया था सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में दो सेल होता है, एक होता है स्पर्म मदर सेल स्पर्मेटोगोनिया और एक होता है सर्टोरी सेल। याद करो स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होगा स्पर्म मदर सेल ये मिटोटिकली डिवाइड करते रहेगा। इसमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट करके बना लेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा और ये बना लेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा और ये बना लेगा स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट करके स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। याद रखना है जब स्पर्म बनेगा स्पर्म का हेड जो होगा वो सर्टोरी सेल में एम्बेडेड होगा। यहाँ पे देखो स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटिड बना इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटिड से जो फाइनली स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बना इसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो हमारा जो स्पर्म बना देखो उसका हेड जो है वो एम्बेडेड है सर्टोरी सेल में। बेसिकली होता क्या है, सर्टोरी सेल से स्पर्म जो है वो क्या करता है, नरिशमेंट लेते रहता है। इसका हेड जो होता है वो एम्बेडेड रहता है सर्टोरी सेल में। ये जो स्पर्म है फाइनली क्या होगा, सर्टोरी सेल से बाहर आएगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोरी सेल। सर्टोरी सेल से स्पर्म बाहर आएगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। नेक्स्ट हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ें बेसिकली हमें इसमें 4 पार्ट दिखता है। सबसे ऊपर हेड, फिर नेक, फिर मिडिल पीस और फिर टेल। यहाँ पे हेड देखो, हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ऊपर कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम है इसमें एंजाइम भरा हुआ होता है। ये एक्रोसोम फिल्ड होता है विद एंजाइम्स। इसके बाद देखो मिडिल पीस में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। देखो ये फैसिलिटेट करता है स्पर्म मोटिलिटी को जो कि एसेंशियल है फॉर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद देखो पूरा का पूरा हमारा जो स्पर्म है वो कवर रहेगा बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखो ड्यूरिंग सिंगल कीटस, एक कीटस में मेल इजैकुलेट करता है 2.5 to 3 ml ऑफ सीमेन। इस 2.5 और 3 ml ऑफ सीमेन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होता है। अब देखो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए
इस 200 to 300 मिलियन स्पर्म का 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए और इस 60% स्पर्म का 40% विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए। अब देखो सिक्रेशन जो होता है एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सीमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट से, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट हमको पढ़ना है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोन कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। बेसिकली होता क्या है, पुबर्टी के बाद हाइपोथैलेमस में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, दो हार्मोन रिलीज करता है, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोरी सेल पे एक्ट करता है और सर्टोरी सेल पे एक्ट करके स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, स्पर्म बनाने का प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। अब मान लो जब स्पर्म बन गया तो अब हमको क्या करना है, इनहिबिट करना है, स्पर्म बनने को रोकना है। ये क्या करता है, उस समय एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है और ये क्या करता है, इनहिबिट करता है एफएसएच को। एफएसएच का सिक्रेशन को इनहिबिट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को कम कर देता है। नेक्स्ट अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो ये एक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन पे और टेस्टोस्टेरोन पे एक्ट करके स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को। दूसरा ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी मेंटेन करता है। इसके बाद ये भी नेगेटिव फीडबैक देता है। याद रखना है ये दोनों को नेगेटिव फीडबैक देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी देगा, हाइपोथैलेमस को भी देगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को फिर नेगेटिव फीडबैक देके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा और फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी इनहिबिट करता है। अब हमको पढ़ना है oogenesis। oogenesis क्या होता है, फीमेल गैमेट का बनने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज oogenesis। ये देखो सेकेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड से ही oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देखो हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस था वो पुबर्टी के बाद स्टार्ट हो रहा था, जबकि oogenesis का जो प्रोसेस है वो फीटल स्टेज में ही क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ईच फीटल ओवेरी में कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल बनेगा जिसको उगेनिया बोलते हैं। ईच फीटल ओवेरी में क्या होगा, उगेनिया बनेगा। कितना उगेनिया, कपल ऑफ मिलियन उगेनिया बनेगा। इस उगेनिया को हम बोलते हैं गैमेट मदर सेल। बाद में कोई उगेनिया एड ऑन नहीं होता, फीटल स्टेज में ही उगेनिया क्या होता है, बन जाता है। नेक्स्ट याद रखना है, फीटल ओवेरी में जो उगेनिया बना था वो मिटोटिकली डिवाइड करते रहता है। वो मिटोटिकली डिवाइड करते रहता है और उसमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट करके बना लेता है प्राइमरी oocyte। याद रखना है फीटल स्टेज में ही हो रहा है। ये प्राइमरी oocyte में फिर मियोसिस 1 होता है, लेकिन ये मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं होता, ये क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 के स्टेज पे और प्राइमरी oocyte ही बना रहता है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट तो होता है मगर ये कंप्लीट नहीं होता, ये क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 के स्टेज पे। इसके बाद क्या होता है, इस प्राइमरी oocyte पे हम जानते हैं फॉलिकुलर सेल का लेयर आता है और ये बनता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल। साथ ही साथ इसके अंदर में भी चेंजेस होते रहता है। ये जो प्राइमरी oocyte है ये क्या करेगा, ग्रो करते रहेगा, ठीक है। और फाइनली क्या करेगा, ये जब मियोटिक 1 कंप्लीट हो जाएगा पुबर्टी के बाद, याद रखना मियोटिक 1 कंप्लीट होता है पुबर्टी के बाद, ये क्या करेगा, प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा और डिवाइड करके बना लेगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये इससे साइज में बड़ा होगा और ये क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल के अंदर बनेगा, ये याद रखना है। इसके बाद क्या होगा, इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 तो स्टार्ट होगा लेकिन ये फिर मेटाफेज 2 के स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाएगा। याद रखना है ये मियोसिस 2 तभी कंप्लीट होगा जब कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देगा। अगर स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर दिया, सेकेंडरी oocyte को स्पर्म फर्टिलाइज अगर कर दिया तो ये क्या बनाएगा, फिर से सेकेंडरी मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और ये बनाएगा ओवम और सेकेंड टाइनी पोलर बॉडी। याद रखना है, देखो यहाँ पे जो हमारा मियोसिस 1 हुआ इसमें हमारा दो सेकेंडरी oocyte और टाइनी पोलर बॉडी बना, दोनों का साइज देखो अलग अलग है। ये क्या है, अनइक्वल डिवीजन है। ये क्या है, अनइक्वल डिवीजन। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ भी जो हमारा ओवम और सेकेंड पोलर टाइनी बॉडी बना, ये भी क्या है, अनइक्वल डिवीजन है। ये भी एक अनइक्वल डिवीजन है। अब ये जो प्राइमरी oocyte बना, ये क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होगा इसके पास क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, ये भी याद रखना है। इसके पास क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिच
साइटोप्लाज्म होगा। जब ये सेकेंडरी oocyte में चेंज करेगा, जब इसका नंबर प्राइमरी oocyte क्या होगा, ग्रो करेगा और सेकेंडरी oocyte में डिवीजन करके चेंज होगा, तो ये न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट करते जाता है। इस डीजेनरेशन को, डीजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, इसको हम फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, जब फीटल स्टेज में होगा तो प्राइमरी फॉलिकल 6 लाख प्रेजेंट होता है। इसके बाद बर्थ के समय ये प्राइमरी फॉलिकल घट के हो जाता है 1 से 1.5 लाख, 1 to 1.5 लाख प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद पुबर्टी तक पहुंचते पहुंचते ये प्राइमरी फॉलिकल सिर्फ 60,000 to 80,000 ही बचता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये एक 28 डेज का साइकिल होता है फीमेल में, जिसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पहले टूटता है फिर बनता है, पहले टूटता है फिर बनता है, ठीक है। इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। देखो ये मिनार्क और मेनोपॉज। मिनार्क क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं मिनार्क। इसका एज जो होगा वो होगा 11 और 13 ईयर्स। 11 और 13 ईयर्स के फीमेल में मिनार्क स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो मेनोपॉज, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। इसका एज जो होगा 50 ईयर्स, अराउंड 45 to 55 ईयर्स में क्या होता है, मेनोपॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है फीमेल में। याद रखना है सारा प्रोसेस किस में होगा, फीमेल में होगा। नेक्स्ट हमको एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफरेंस पढ़ना है। जो एस्ट्रस साइकिल है वो नॉन प्रीमेट्स में होता है, जैसे काउ, डॉग, गोट एक्सेट्रा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्रीमेट्स में होता है, जैसे मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। एस्ट्रस साइकिल में जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियम है वो क्या करेगा, शेड हो जाएगा इफ कंसेप्शन डज नॉट ऑकर। इसके बाद एस्ट्रस साइकिल में कोई ब्लीडिंग नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है। अब हमको पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, बेसिकली ओवेरी और एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या क्या चेंजेस होता है, पहले हमको वो पढ़ना है। देखो ओवेरी में क्या होता है, पहले प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल। यहाँ पे देखो टर्शियरी फॉलिकल में आपको बताया था एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। और अब जो हमारा प्राइमरी oocyte है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। इससे ये बनेगा मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। अभी जो टूटा हुआ फॉलिकल है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियल, ठीक है, और फिर कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है। यहाँ पे देखो फॉलिकल बन रहा है, यहाँ पे फॉलिकल बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेस। यहाँ पे देखो ल्यूटियल बना, कॉर्पस ल्यूटियल बना, इसलिए इधर वाले को हम बोलेंगे ल्यूटियल फेस। अब देखो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या चेंजेस होता है। फर्स्ट 5 दिन तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होते रहता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटते रहता है। इसके बाद एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन रहा है इसको हम बोलेंगे प्रोलिफेरेटिव फेस। इसके बाद क्या होगा, और ज़्यादा सिक्रेशन होगा। देखो 14 डेज के बाद एंडोमेट्रियम लाइनिंग में और ज़्यादा सिक्रेशन होगा, ये और ज़्यादा थिक होते जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेक्रेटरी फेस, क्योंकि इसमें सिक्रेशन होते रहता है बहुत ज़्यादा आफ्टर 14 डेज। इसके बाद देखो, इसके बाद हमको हार्मोन पढ़ना है। बेसिकली 2 हार्मोन, बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन पढ़ना है और ओवेरियन हार्मोन। बेसिकली होता क्या है, ये जो हमारा फॉलिकल है, ये जो हमारा फॉलिकल है ये रिलीज करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे देखो ओवेरी से ये हमारा फॉलिकल, फॉलिकल कहाँ है, ओवेरी के अंदर, ओवेरी से ये फॉलिकल क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन जब रिलीज हुआ तो क्या होगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और ये क्या करेगा, FSH और LH का सिक्रेशन को बढ़ा देगा। जैसे ही ये सिक्रेशन को बढ़ाया, FSH और LH का सिक्रेशन को बढ़ाया, मैच्योर फॉलिकल क्या होगा, टूटने लगेगा और सेकेंडरी oocyte क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियल है ये 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा है एस्ट्रोजन। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है, वो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग को मेंटेन करता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH का लेवल को कम कर देता है। फिर से समझो, बेसिकली होता क्या है, हमारा जो फॉलिकल है वो एक हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है, देखो 14 डे पे बढ़ जाता है, जब 14 मीन्स एक दिन पहले 13th डे पे क्या होता है, बढ़ जाता है। जब ये एस्ट्रोजन बढ़ा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को,
और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, FSH और LH का लेवल को सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा। सिक्रेशन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल जो था मैच्योर फॉलिकल वो टूटेगा, रप्चर होगा और सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो ये रप्चर सा जो हमारा बना, रप्चर जो बना ग्राफियन फॉलिकल का, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियल। ये दो हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये वाला जो एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, FSH और LH का लेवल को क्या करेगा, कम कर देगा। अब हमको पढ़ना है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो होता क्या है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करेगा, एक है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये फॉलिकल पे एक्ट करता है, फॉलिकल पे एक्ट करके एस्ट्रोजन को रिलीज करवाता है और ये एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, FSH और LH का लेवल को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे देखो ये जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कॉर्पस ल्यूटियल पे एक्ट करता है और यहाँ से ये दो हार्मोन निकालता है, एक है प्रोजेस्टेरॉन एक है एस्ट्रोजन। यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है अब की बार ये नेगेटिव फीडबैक देगा और FSH और LH का लेवल को क्या करेगा, कम कर देगा। अब हमको पढ़ना है एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या होता है, सेजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एमेनोरिया। बेसिकली क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाने को हम क्या बोलते हैं, एमेनोरिया बोलते हैं। इसका देखो प्राइमरी कॉज क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन। अगर प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है या फिर लैक्टेशन पीरियड चल रहा है तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा। इसके बाद कुछ सेकेंडरी कॉजेज भी हो सकता है जैसे कि स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर कुछ मेडिकल कंडीशन जिसके वजह से क्या हो रहा है, एमेनोरिया हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है।